मैं अरविंद चंद्र पांडे सहायक अध्यापक के रूप में सोमनारायण से इंटर कॉलेज विद्या भवन नारायणपुर में कार्यरत हूँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं, आजकल पूरे विश्व के साथ साथ भारत के लोग भी एक वैश्विक कोरोना वायरस के चलते सामाजिक दूरी बनाकर रह रहे हैं, जिसके चलते शिक्षक और विद्यार्थी के बीच का जो सहज संबंध होता है वह सहज संबंध भी टूट चुका है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न ऑडियो वीडियो के माध्यम से हम लोग संबंध स्थापित कर अध्ययन का कार्य प्रारंभ करें। इसलिए आज मैंने कक्षा 10 के जो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आने वाले भूगोल विषय हैं, उस भूगोल विषय का जो प्रथम पाठ है, इसका नाम संसाधन एवं विकास है, इसका अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। तो जैसे बच्चों, हमें यह पाठ के नाम से ही ज्ञात होता है कि वह देश जो अपने विकास में उन वस्तुओं का प्रयोग करता हो वह संसाधन कहलाता है। हम भौगोलिक भाषा के अंतर्गत संसाधन को इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जिससे मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता हो, अर्थात मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, वे सब संसाधन कहलाते हैं। हम यहाँ संसाधन के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाने के बाद अब हम संसाधन का वर्गीकरण करते हैं। तो संसाधन का वर्गीकरण हम कई आधार पर करते हैं। पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है जैव संसाधन, दूसरा है अजैव संसाधन। जैव संसाधन उसे कहते हैं जिसमें जीव हो, अर्थात इन संसाधनों की प्राप्ति उस जीवमंडल से होती है और इनमें हर समय जीव व्याप्त होता है। जैसे मनुष्य, पशुधन, वनस्पति और पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने जीव हैं, ये सारे के सारे हमारे जैव संसाधनों के रूप में जाने जाते हैं। दूसरा है अजैव संसाधन। ऐसे संसाधन को हम निर्जीव संसाधन भी कह सकते हैं, क्योंकि वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, ऐसे संसाधनों को हम अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे मिट्टी हो, पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के धातुएं और चट्टानें हों, ये सारे के सारे जो वस्तु हैं, ये सब अजैव संसाधन के तौर पर जाने जाते हैं। ये दोनों प्रकार के संसाधन किसी भी देश के अंतर्गत रहकर उस देश के विकास के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। अब हम संसाधनों के वर्गीकरण पर एक दूसरा आधार तलाशते हैं। उसे हम साम्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कर सकते हैं। इस साम्यता के आधार पर संसाधन को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। जैसे नवीकरण संसाधन अपने नाम से ही
कुछ अर्थ व्यक्त करता है कि वह संसाधन जो नवीनीकरण योग्य हो, अर्थात वह पुनः पूर्ति करने योग्य संसाधन हो। इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि नवीनीकरण संसाधन कभी भी समाप्त न होता हो। जैसे सौर ऊर्जा हमारा नवीनीकरण संसाधन है, पवन ऊर्जा यह भी हमारे नवीनीकरण संसाधन है, जल ऊर्जा यह भी हमारे नवीनीकरण संसाधन है। ये नवीनीकरण संसाधन इसलिए कहा गया क्योंकि इसे हम पुनः प्रयोग करने योग्य कर सकते हैं। जल को हम कई रूपों में प्रयोग कर सकते हैं, सौर ऊर्जा को हम कई रूपों में प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए हम यह कभी समाप्त होने वाले नहीं है। सौर ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होगी, पवन ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होगी, जल ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होगी, इसलिए इसको हम नवीनीकरण ऊर्जा, नवीनीकरण संसाधन कहते हैं। दूसरा है अनवीकरण संसाधन। इस प्रकार के संसाधन वे संसाधन होते हैं जो एक लंबी भूवैज्ञानिक समाविधि के चलते धरती के अंदर बनते हैं। जैसे कई वर्षों तक धरती के अंदर जीवों के दबे रहने के कारण वह खनिज और जीवाश्म ईंधन के रूप में तैयार होते हैं। इन संसाधनों का अगर हम प्रयोग करते हैं तो यह संसाधन को हम एक बार ही प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पेट्रोल, कोयला या किसी भी तरह के खनिज पदार्थ का हम एक बार ही प्रयोग करते हैं, दूसरी बार प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इस अनवीनीकरण संसाधन को भी हम दो भागों में बांटते हैं, चक्रीय और अचक्रीय संसाधन। अब हम संसाधनों को उत्पत्ति के स्वामित्व के आधार पर भी वर्णन कर सकते हैं। स्वामित्व के आधार पर अर्थात मालिकाना हक कहा जा सकता है। स्वामित्व के आधार पर हम संसाधन को चार भागों में बांटते हैं। पहला है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा है सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन और तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन। अंत में अंतर्राष्ट्रीय संसाधन को चौथे रूप में देख सकते हैं। पहला संसाधन जो व्यक्तिगत संसाधन है, इसके अंतर्गत हम उन संसाधनों को रख सकते हैं जो संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं, अर्थात वह व्यक्तियों के अधिकार क्षेत्र में होते हैं। उसको हम व्यक्तिगत साधन भी कहते हैं। जैसे बागान हो या बड़े बड़े चारागाह रूपी भूमि हो, तालाब हो, शहर में स्थित पार्क हो, खेल के मैदान हो या पिकनिक के लिए स्पॉट हो, ऐसे भूमि को, ऐसी जगह को हम सामुदायिक संसाधन कह सकते हैं, क्योंकि इस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार न होकर सारे समुदाय का एक समान अधिकार होता है। दूसरे तो तीसरे रूप में हम राष्ट्रीय संसाधन के रूप में जानते हैं, जो नाम से पता है कि ऐसे संसाधन, किसी देश के अंतर्गत पाए जाने वाले ऐसे संसाधन जिस पर संपूर्ण अधिकार राष्ट्र का हो, उसको हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। इस पर, इन संसाधनों पर देश के सरकार की जो कानून होता है, उस कानून के आधार पर वह उसका राष्ट्र का संसाधन कहलाता है। हम देश के अंतर्गत पाए जाने वाले सारे खनिज संसाधन, देश के अंतर्गत पाए जाने वाले सारे वनों में रहने वाले वन्य जीव, या कहें जल
सारे के सारे हम राष्ट्रीय संसाधन के तहत लाते हैं। चौथा संसाधन वह संसाधन है स्वामित्व के आधार पर, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन विश्व के जितने देश हैं उन देशों का अधिकार एक साथ होता है, इसको हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कह सकते हैं। सभी राष्ट्रों का समान अधिकार होता है। जैसे समुद्र के तट की रेखा से 200 किलोमीटर के बाद प्राप्त होने वाली जितनी भी जल राशि है समुद्र के अंदर, वे सारे के सारे जल राशियों पर पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिकार राष्ट्रों को मिली होती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्वामित्व के आधार पर भी हम 4 प्रकार के बांटते हैं। अंत में हम संसाधनों का वर्णन करने के लिए विकास के स्तर को भी तलाशते हैं। विकास के आधार पर हम संसाधनों को 4 तरह से बांटते हैं। पहला है संभावी संसाधन, दूसरा है विकसित संसाधन, तीसरा है भंडार रूपी संसाधन, तीसरा है संचित कोष रूपी संसाधन। ये चारों संसाधन को हम विकास के आधार पर देखते हैं। जहाँ तक प्रथम संभावित संसाधन है, वे संसाधन जो किसी प्रदेश में उपस्थित होते हैं परंतु उसका प्रयोग जो होता है वह संभावनाओं के आधार पर होता है, अर्थात वह संभावनाएं व्यक्त करते हैं। जैसे किसी देश के अंदर, हमारे भारत देश के अंदर गुजरात और राजस्थान आता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इसलिए वहाँ सौर ऊर्जा की संभावनाएं अपार पाई जाती है, परंतु उसका आजकल उचित उपयोग नहीं हो रहा है। इस तरह से आने वाले संसाधनों को हम संभावित संसाधन कहते हैं। एक वे संसाधन दूसरे नंबर का, इसको हम विकसित संसाधन कहते हैं। वे संसाधन जिनका संरक्षण किया जा चुका हो, जिनका उपयोग के लिए गुणवत्ता की प्राप्ति हो गई हो तथा उसकी मात्रा निश्चित कर गई हो, ऐसे संसाधनों को हम विकसित संसाधन कहते हैं। दूसरे अर्थों में कह सकते हैं कि वह संसाधन जिसका हम अनुमान लगा लिए हैं और उसको प्रयोग में ला रहे हैं, जैसे कोयला और पेट्रोलियम। यह इसलिए क्योंकि मैं इसके यहाँ पहुँच गया हूँ। मैं कोयला के पास पहुंचकर उसकी गुणवत्ता को प्राप्त कर विकास कार्य करना प्रारंभ कर दिया हूँ, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह विकसित संसाधन कहलाते हैं। तीसरा है भंडार। पृथ्वी के गर्भ और पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाले वे सारे संसाधन को हम भंडार के तौर पर कह सकते हैं, जिसको हम स्टॉक कहते हैं। यह भंडार के रूप में तो हैं, लेकिन हमारे पास तकनीकी ज्ञान के अभाव होने के कारण उसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। जैसे जल जो है वह 2 ज्वलनशील गैसों के द्वारा बनती है, एक है हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, परंतु इसकी प्राप्ति के लिए मेरे पास उचित तकनीक का अभाव है, जिसके कारण ये हमारे लिए भंडार के रूप में, संसाधन के रूप में दिखाई देता है। और अंत में हम संचित कोष भंडार के रूप में कहते हैं, जो स्वामित्व के आधार पर वर्णन कहता है। इसको हम रिजर्व फंड भी कह सकते हैं। वह संचित कोष जो पृथ्वी के गर्भ और पृथ्वी के ऊपर अर्थात पर्यावरण में भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार प्रयोग किया जा सके, संचित रखा गया है, इसको हम संचित कोष संसाधन कहते हैं।
वर्तमान में प्रयोग करने के बाद भविष्य के आने वाले पीढ़ियों के लिए जो संचित रूप से रखा गया हो उसको हम संचित को संसाधन कहते हैं। इस प्रकार के संसाधन भविष्य में प्रयोग की जाती हैं। आज हमने संसाधन और संसाधन के प्रकार विस्तृत रूप से अध्ययन किया। अगली बार हमें इसी पाठ के अंतर्गत आने वाले कुछ और भी मुख्य बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे। जैसे भारत में संसाधन का नियोजन की आवश्यकता क्यों है, भारत में संसाधन का नियोजन की प्रक्रियाएं कैसे की जा सकती हैं, संसाधनों का हम समुचित भंडार सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, इन सबों का अध्ययन अगले क्लास में किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।